नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। सुपरटेक केस में एसआईटी की जांच करीब पूरी हो चुकी है। एसआईटी की जांच में कई और नामों का हो सकता है खुलासा। शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर है। आज भी नोएडा अथॉरिटी जा सकती है एसआईटी, सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी टीम। तो लगभग माना जा रहा है, अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि जांच पूरी हो चुकी है और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एसआईटी की जांच वैसे करीब पूरी मानी जा रही है और कई और नामों का खुलासा हो सकता है। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए। हिमांशु, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 दिन तक अथॉरिटी में डेरा रहा है। चौथे दिन भी पहुंच सकती है और एसआईटी की टीम। और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जांच की गई है और जांच में कई नाम जो है वो नए जोड़े जा सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एसआईटी टीम पे यही है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट शासन को दी जाए, क्योंकि 7 दिन का वक्त दिया गया था। 7 दिनों में जांच पूरी करनी थी। जांच लगभग पूरी हो गई, लेकिन इस कड़ी में जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है अंदर खाने से, वो ये है कि कई नाम जो है वो नए भी जोड़े जा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे जो है, क्योंकि प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो वो तैयार कर ली गई है, अब रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल। और वो कौन से नाम हो सकते हैं? 7 दिन का वक्त था, 2 तारीख को एसआईटी का गठन होता है और आज जो है माना जा रहा है कि लगभग रिपोर्ट शाम तक सौंप दी भी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी का मंथन। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। होगी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। सुबह 11 बजे जो है बैठकों का दौर शुरू होगा। पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है, इसके बाद जिला प्रभारियों के साथ। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा होगी। बूथ विजय अभियान की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। अनामिका, इस बैठक के बारे में बताइएगा, क्या प्रमुख एजेंडा रहने वाला है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है, तो ये सभी को पता है कि बीजेपी का संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो बूथ से लेकर पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन से लेकर पार्टी जिस तरीके से आगामी कार्यक्रम को लेकर कमल यात्रा और अलग अलग कार्यक्रम तय करती है, उसकी समीक्षा को लेकर के आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। 2 हिस्सों में ये बैठक होगी। पहली बैठक होगी जिला प्रभारियों के साथ, उसके बाद पदाधिकारियों के साथ। तो जो पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मा दिया गया है अलग अलग जिलों का, वो ये बताएंगे कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको सौंपी गई थी वो कार्यक्रम कहां तक पहुंचे हैं। इसके अलावा परसों से ही जेपी नड्डा बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जो प्रदेश में लगभग सभी शक्ति केंद्रों पर होने वाला है। तो उसके कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, कहां तक बात पहुंची है, इसको भी लेकर रिपोर्ट तलब की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के जिस तरीके से हर महीने 2 कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, यूपी के अलग अलग हिस्सों में वो दौरे पर रहेंगे, तो पीएम मोदी के कार्यक्रमों को कैसे सफल बनाया जाए, संगठन के तौर पर कैसे इसका फायदा उठाया जाए, कैसे घर घर तक लेके जाया जाए, इसको भी लेके बातचीत होगी। तो कुल मिला के जिस तरीके से बीजेपी चुनावी मोड में है, कल ही यूपी के नए प्रभारी बना दिए गए हैं, वो भी बहुत जल्द यूपी आने वाले हैं। तो इन कार्यक्रमों को लेके जो संगठन के पदाधिकारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं या दी गई हैं, उसको लेके आज बातचीत की जाएगी। मैं बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हूं और देख सकते हैं आप कि एक-एक करके जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो पार्टी मुख्यालय पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि बैठक शुरू होने में भी थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके पहले ही जो पदाधिकारी हैं वो लगातार पहुंचकर यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट्स है उसको एक बार ससरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बाद बैक टू बैक प्रदेश में बीजेपी के बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। तो उन कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां क्या कहती हैं, इसका जायजा लेंगे सुनील बंसल आज। और जो बैठक कुछ देर में शुरू भी होने वाली है, तस्वीरें ये बता रही हैं कि यहाँ पे सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जीनत, ठीक, और हर तस्वीर आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे एआईएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी का। वो 3 दिन के मिशन यूपी पर हैं और आज जो है बाराबंकी आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे आलापुर पहुंचेगा उनका काफिला और फिर 12:30 बजे कटरा बरादरी में जनसभा को संबोधित करेंगे वो। और कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की हुई है और नेताओं और कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे जो एआईएमआईएम के हैं, और उससे फिर आगे किस तरह से
ये पार्टी बढ़ती है। तो ओवैसी लगातार आप देख रहे हैं कि आक्रामक अंदाज में प्रदेश सरकार से तो सवाल करते ही हैं। जो विपक्ष है सपा बसपा का भी वो जिक्र करते हैं और आपने इस 2 दिनों में खास तौर से देखा, उनका कहना है कि जब तक आपकी लीडरशिप नहीं होती आपका विकास नहीं होता। वो साफ तौर पे परसों कहते हुए नजर आए थे और आज वो क्या कहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध के पास आती हूँ। अनिरुद्ध, किस तरह की तैयारियां हैं? कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, क्या जानकारियां हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये कटरा मोहल्ला के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। कटरा मोहल्ला में इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये मंच यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है असदुद्दीन ओवैसी का। पार्टी वर्कर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन बताया जा रहा है 12 से 12:30 के बीच में वो कटरा मोहल्ला पहुंचेंगे। ये शहर की जो कह सकते हैं सदर विधानसभा है। सदर विधानसभा से इस समय मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी की यहाँ पे गद्दी है। समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ से मौजूद है, इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है असदुद्दीन ओवैसी का ये जो दौरा है। और कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ तैयारी है। क्या नाम है आपका और क्या किस तरह की तैयारी है? देखिए, मेरा नाम फैसल मलिक है, मैं जिला प्रमुख महासचिव हूँ बाराबंकी का। देखिए, तैयारी जोरों शोर हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवैसी साहब बाराबंकी तशरीफ ला रहे हैं। वो 11:30 बजे असैनी मोड़ टर्न करेंगे, फिर उसके बाद 11 बजे आलापुर में आएंगे, फिर धीरे धीरे स्वागत होते हुए फिर यहाँ तशरीफ ले आएंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ से विधायक है, इसलिए ये जो कह सकते हैं कि उनका ये दौरा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि सपा का जो था, सपा का यहाँ पे कब्जा रहता था। मुस्लिम जो थे खास तौर से उनकी नुमाइंदगी समाजवादी पार्टी करती थी। तो इस बार जब ओवैसी जब आएंगे, वो जब बात करेंगे तो उससे बहुत साफ हो जाएगा। शबाब भी हमारे साथ है। ठीक, मैं आपसे बात करती हूँ। शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, आज प्रियंका गांधी भी शाम को पहुंच रही हैं तो लखनऊ, और ओवैसी के बारे में सपा बसपा प्रदेश सरकार सबको घेर रहे हैं। लड़ाई किससे है? किस तरह से पूरा उनका ये 3 दिन का दौरा देखा जाए? और देखिए जीनत, इस बात में कोई दो राय नहीं कि MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो यूपी में अपनी जमीन अभी तलाश रहे हैं। उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप का मैच है और बांग्लादेश और भारत से लड़ाई हो रही है। बांग्लादेश अगर जीत जाती है तो ये उसकी बड़ी उपलब्धि होगी और अगर हार जाती है तो वो कहेगी कि हमारी तो बड़ी टीमों से टक्कर थी। सेम यही कॉन्सेप्ट असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश की सियासत में है। अगर वो 2, 4, 5 सीटें 10 सीटें जीत जाती है तो वो ये कहेगी कि उसका बड़ा अचीवमेंट है, जैसा कि उसने बिहार में किया, जैसा कि उसने महाराष्ट्र में किया। अगर वो हार जाती है तो वो ये कहेगी कि टक्कर बहुत जोरदार थी, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ा, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। उनकी कोई सीट नहीं निकली। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे असदुद्दीन ओवैसी यहां पर हैं। अगर आप इन 3 दिन के दौरे को देखें ओवैसी के, तो ओवैसी के टारगेट पे सिर्फ मुसलमान वोटर हैं। उनका पहला दिन जो अयोध्या के रुदौली में था, रुदौली में एक बहुत बड़ी मजार है रुदौली शरीफ के नाम से, जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है, वो वहां पर उसके टारगेट पर थे। उसके बाद सुल्तानपुर में भी जहां पर उन्होंने कल जनसभा की, वो भी मुस्लिम बाहुल इलाका है। आज बाराबंकी में भी वो जहां जनसभा कर रहे हैं, वहां से 15 किलोमीटर दूर देवा शरीफ की मजार है, वो भी मुस्लिम बाहुल इलाका है। वहां पर भी मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है। तो आप सीधे तौर पर यह समझिए कि ओवैसी के टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटर है और उनका निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को जमाना है। उनका यही कहना है कि तमाम पार्टियों ने जो है इस मुसलमानों का इस्तेमाल किया, इंडिविजुअल लीडरशिप वो कहते हैं कि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो AIMIM के अध्यक्ष यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं। सुल्तानपुर के दौरे पर ओवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पूछा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे? पार्लियामेंट में सवाल किया, अखिलेश भैया तो सवाल नहीं करते ना, उनको मालूम कि लोग कहां जाएंगे हमको छोड़कर। वो तो हमको भैंस समझते हैं कि दूध निथार 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 के हमको खुद ही पी लिए। हमने सवाल किया था कि बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मिले। तो कहा गया 2017-18 में मोदी की सरकार ने 7,65,000 घर दिए। कितने दिए? 7,65,000 घर दिए। और आपको मालूम मुसलमानों को कितने मिले? मिले 10।
7,65,000 में 10 घर मुसलमानों को मिले और बाबा और मोदी कहते सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो आवास की बात हो या फिर शिक्षा की, हर स्तर पर आंकड़ों के जरिए घेरने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश सरकार को। सुल्तानपुर में ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही। अखिलेश हारने पर नहीं पूछते कि यादव समाज ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया, लेकिन मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि बीजेपी कैसे जीत गई। बीजेपी मुसलमानों के वोट से नहीं जीत रही है। बीजेपी मुसलमानों के वोट से नहीं जीत रही है। कितने वोट मिले मुसलमानों के बीजेपी को मालूम आपको? 2014 में 6% पूरे मुल्क में, 19 में 6%। मगर हम नहीं दे रहे वोट उनको, वो कैसा जीत रहा है? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे जाने के बाद ये समाजवादी के, बीएसपी के, कांग्रेस के सब लोग, ये बड़े बड़े पहलवान आएंगे, उसकी बात का यकीन नहीं करना जो टोपी और दाढ़ी लंबा है, उसकी बात का यकीन नहीं करना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनसे सवाल करना, ये सवाल करना। बोलो, अगर अखिलेश यादवों का वोट बीजेपी को पड़ गया तो अखिलेश ने नहीं कहा कि यादव समाज ने मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई। मगर अखिलेश यादव और बीएसपी कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम यादवों को नहीं कहते, तुम हमारे हिंदू भाइयों को नहीं कहते और मुझसे कहते हो। तो कुल मिलाकर सियासी पारा गर्म है प्रदेश का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी आज देर शाम लखनऊ पहुंचेंगी। 10 और 11 सितंबर को प्रियंका गांधी कई अहम बैठक करने वाली है। प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। साथ ही मिशन 2022 को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद रबी की 6 फसलों के नए एमएसपी जारी कर दिए गए हैं। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल, जौ की एमएसपी 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। चने की एमएसपी की बात करें तो 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। वहीं मसूर दाल की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। जौ की एमएसपी जो पहले 1600 रुपए थी वो अब 35 रुपए बढ़कर 1635 हो चुकी है। अगर हम चने की बात करें तो पहले 5000 यानी 5100 रुपए थी, जो अब 130 रुपए बढ़कर 5230 रुपए हो गई है। एमएसपी में जो उछाल आया है, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों के हालात अब सुधरेंगे। गोरखपुर के किसानों ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाए जाने का स्वागत किया। किसानों का कहना है कि अब उन्हें दलहन तिलहन की खेती करने का बेहतर ऑप्शन मिला है। इन किसानों का कहना है कि बाढ़ की वजह से हमारी धान की फसल बर्बाद हो गई, ऐसे में अब गेहूं से उम्मीद है। इन किसानों ने केंद्र सरकार से गेहूं की एमएसपी कुछ और बढ़ाने की मांग की है। कि एमएसपी बढ़ाया है क्योंकि हम लोगों का जो है धान की फसल बर्बाद हो गई है, बाढ़ के कारण डूब गई है। लेकिन थोड़ा सा और एमएसपी में बढ़ा देते तो और अच्छा रहता, क्योंकि डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं और तमाम जो है महंगाइयाँ आ गई हैं। इसलिए जो है थोड़ा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार और बढ़ाए। सरकार को हम क्या कहेंगे, देख रहे हैं बाढ़ आया हुआ है, धान की फसल हम लोग को डूब गई है और गेहूं का रेट हमेशा बढ़ता जा रहा है। और तो अभी गेहूं का बढ़ाए हैं तो क्या कहेंगे उस पर? थोड़ा अच्छी बात है, 50-100 रुपए और बढ़ा दें। अच्छी पेट्रोल डीजल का भी रेट बढ़ता जा रहा है। तो मौसम की मार, ऊपर से लागत का बढ़ना, किसानों की मांग है कि कुछ और रियायत दी जाए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देश में तेज रफ्तार से कोविड वैक्सीनेशन, पिछले 13 दिनों में 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन और देश में अब तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। सुपरटेक केस में जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई, नोएडा अथॉरिटी में सीनियर अफसरों की अहम बैठक में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, एसएटी के अध्यक्ष संजीव मित्तल और सीईओ ऋतु महेश्वरी रही मौजूद। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली में हुआ सम्मान,
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया खिलाड़ियों का सम्मान। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को अनुराग ठाकुर ने किया सम्मानित। सुहास ने बैडमिंटन में जीता है सिल्वर मेडल। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान। बोले ये नए युग की शुरुआत। मिर्जापुर में नाव पलटने से गंगा में डूबे 12 लोग, 6 को बचाया गया। 6 लोगों की तलाश जारी। विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए रांची से आया था परिवार। मिर्जापुर हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मुरादाबाद के नवमी के मेले में हो रहे दंगल में एक पहलवान की कुश्ती के दौरान गर्दन टूटने से हुई मौत। कुश्ती के दौरान पहलवान की गर्दन टूटने का वीडियो हुआ वायरल। नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड ने विवाद के बाद रेजिडेंट के साथ की मारपीट। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। भदोई के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके में कुएं में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मारपीट में एक शख्स की हुई मौत। अमरोहा के देहात इलाके के लालू नगला गांव में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में घर में घुसे आशिक की प्रेमिका के परिजनों ने जमकर की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इटावा में मरीजों को एम्बुलेंस से ले जाने को लेकर निजी एम्बुलेंसों के संचालक आपस में भिड़ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के पास इनके बीच में मारपीट हुई। अमरोहा के थाना देहात इलाके में एक स्कूल कैंपस में 2 गुटों में हुई मारपीट। कई लोगों को लगी चोट। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अवैध स्टैंड संचालकों की दबंगई आई सामने। दबंगों ने रिक्शा ड्राइवर को लोहे की रॉड से पीटा। प्रयागराज के जिला कचहरी परिसर में एक शख्स की मौत के बाद वकीलों ने किया हंगामा। वकीलों ने पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। हाथरस के हसाइन इलाके के टर्नी गांव में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मृतक के बेटे ने 2 महिलाओं पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बरली के इज्जतनगर इलाके के नगरिया परीक्षित गांव में फांसी पर लटका मिला बीजेपी पार्षद की पत्नी का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर के तुर्कपट्टी के जोकवा बाजार में कुंडी से लटकता हुआ मिला महिला का शव। पुलिस पारिवारिक कलह से तंग आकर आत्महत्या करने की जता रही आशंका। चित्रकूट के मऊ थाना इलाके में आज पुलिस ने चोरों के गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने चोरों से 8 चोरी की बाइकें हुई बरामद। हापुड़ में देहात थाना पुलिस ने चोर गैंग का खुलासा करते हुए 5 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद। देवरिया के भाटपारानी इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से बरामद हुई अवैध शराब। बिहार की जाती है अवैध शराब की तस्करी। प्रतापगढ़ में 1 लाख का इनामी शराब माफिया सुधाकर सिंह को आज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शराब माफिया सुधाकर सिंह को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। जौनपुर के बख्शा थाने में पुलिस की कस्टडी में हुई पुजारी यादव की मामले में मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। सुनवाई के दौरान तत्कालीन थाना अध्यक्ष बख्शा सहित 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। शाहजहांपुर के कलान इलाके में 12 कला गांव में करंट लगने से प्राइवेट लाइनमैन की हुई मौत। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर लगाया जाम। जालौन में उरई कोतवाली इलाके में लुटेरों ने अमरोहा में चलती कार में आग लग गई। ऐसी आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। जलती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना गजरौला इलाके के कुमराला तिगड़ी रोड पर यह हादसा हुआ है। तो चलती गाड़ी में आग लग गई और देखिए आसपास के लोगों ने जो है बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। थाना गजरौला में यह हादसा हुआ है। अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर संभल में दिन दहाड़े पॉकेट मारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी जेब कतरा तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति उसका पीछा करता है, लेकिन पॉकेट मार काफी तेज भाग रहा है और पीछा करने वाला शख्स पीछे रह जाता है और कोई इस घटना का वीडियो बनाता है। देखिए आसपास के लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन चोर को नहीं पकड़ पाते और वो तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, फिर दीवार फांदकर आगे बढ़ जाता है। तो देखिए वीडियो जो है
आसपास भी लोग खड़े हैं, लेकिन ये मिजाज हो गया है कि तमाशबीन बनना पसंद करते हैं बजाय कि मदद करना। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आया और बड़े आराम से वो चोर भाग गया, देखिए दीवार फांदकर, और फिर आगे। और कई बार इन लोगों के साथी होते हैं जो गाड़ी पे रहते हैं और फिर गाड़ी के जरिए वो और तेजी से भाग जाते हैं। गोरखपुर में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़हलगंज के जगदीशपुर गांव का आखिरी घर भी राप्ती नदी में समा गया। देखते ही देखते देखिए, हालांकि अच्छी बात रही कि गांव को पहले ही खाली करा लिया गया था। पिछले 10 सालों से राप्ती का रौद्र रूप यहां देखा जा रहा है। इस गांव में करीब 200 घर थे जो धीरे धीरे नदी में समाते चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही गाँव वालों को दूसरी जगह बसाने के निर्देश दे दिए थे और जानी नुकसान नहीं हुआ। ये आखिरी घर जो था, अब वो भी आप देखिए बिल्कुल ही पानी में बह गया। खबर बरेली से आ रही है। नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। ये 11वीं क्लास में पढ़ते थे। पुलिस ने जो है दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुभाष नगर में रामगंगा नदी में इन दोनों के शव मिले हैं। 11वीं के स्टूडेंट्स थे दोनों ही। बेहद ही दुखद। उधर संभल में 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुई है। 1 साल से ये फरार चल रहा था। एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। राजपुरा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। यूपी में आज और भी कई जगहों पर मुठभेड़ हुई। जौनपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। कल्लू पंडित सरपहा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया है। उसके ऊपर सुल्तानपुर और जौनपुर के अलग अलग थानों में करीब 25 केस दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया है। उधर गाजियाबाद में मुठभेड़ में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश कपिल को गिरफ्तार कर लिया। उस पर शाहजहांपुर में शख्स की हत्या का आरोप है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जौनपुर और गाजियाबाद में। बदमाशों की खैर नहीं। जौनपुर में बदमाश जो है वो एनकाउंटर में मारा गया है। इस पर 2.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। और गाजियाबाद में भी 25,000 का इनामी जो है वो गिरफ्त में आया है पुलिस की। 20,000 का इनामी ये बताया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।